नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने जो देखने जा रहे हैं वो है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन एम्फिओक्सिस। तो अपने इस फिजियोलॉजी की बात करेंगे कि किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है, वो मैंने आपको बताया था। तो अपने पहले थोड़ा सा इसको नामांकित कर लेते हैं डायग्राम को। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, आज अपने बात कर रहे हैं कोर डेटा में लेक्चर नंबर 67 67वां लेक्चर अपने करने जा रहे हैं। उसके अंदर अपने आज जो टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे वो है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन इन एम्फिओक्सिस। तो देखिएगा इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले अगर बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम देख चुके हैं कि उसके अंदर कौन कौन से भाग थे, अपने बात कर ली थी। माउथ है, फेरिंक्स है, फेरिंक्स के बाद में ओइसोफेगस है, ओइसोफेगस के बाद इंटेस्टाइन है, उसके बाद में अपने एनएस है। ये मुख्य मुख्य इसके भाग अपने बात कर चुके हैं। माउथ वाले भाग के अंदर अपने जैसे बात की थी, फिर ओरल हुड है, उसके बाद में बक्कल कैविटी है, उसके बाद में अपने बात की थी व्हील ऑर्गन है, उसके बाद में अपने बात की थी विलम है। ये अपने डिस्कस कर चुके हैं बातें अपने। और अब अपने जो भोजन का ट्रैक वो अपने देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले देखिएगा ये फूड करंट है। फूड करंट आपको बताया है कि ये माउथ वाला भाग है। यहाँ कौन सा भाग होता है? माउथ। यहाँ कौन सा भाग है? माउथ। और ये ऊपर की ओर ओरल हुड है। ये क्या है? ओरल हुड। ये अपने पढ़ चुके हैं। तो ओरल हुड के जस्ट नीचे की ओर क्या होता है? यहाँ मुख होता है। और दोनों तरफ बक्कल सीरी होती है, जिनकी संख्या 10 से 11 जोड़ी होती है, और जो कि एज के साथ साथ या आयु के साथ साथ क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। अब देखिएगा कि यहाँ अंदर की ओर व्हील ऑर्गन होता है बक्कल कैविटी के अंदर। व्हील ऑर्गन क्या है वैसे हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में डिटेल से।
व्हील ऑर्गन के अंदर मूवमेंट होगा, मूवमेंट होने से क्या होता है, जल की जो भंवर है वो कहाँ की ओर खिसकती है, इसे माउथ से होकर बक्कल कैविटी की ओर खिसकती है। अब माउथ से होकर बक्कल कैविटी की ओर जाएगी तो सबसे पहले तो क्या होते हैं कि जो बक्कल सिरी होते हैं, बक्कल सिरी एकदम पास में स्थित होते हैं। इसके जो बक्कल सिरी के जो ये भाग होते हैं, सिरी वाले भाग या ओरल हुड का भाग, जो बक्कल सिरी के जो छड़नुमा संरचना होती है एकदम पास स्थित होती है, जिससे एक छल्लीनुमा संरचना बन जाती है। तो पहली बात तो ये जल को छान देंगे। दूसरा क्या होता है, बक्कल सिरी के ऊपर सेंसरी पेपिली पाई जाती है, वो सेंसरी पेपिली क्या करती है, जल की रासायनिक जाँच भी कर लेती है। अब अगर यदि ये भोजन ये जल यदि अयोग्य है, पीने योग्य नहीं, तो उसको यहीं से रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद में क्या होगा, भोजन वेस्टिब्यूल के अंदर आता है। कहाँ आता है, वेस्टिब्यूल के अंदर। अब वेस्टिब्यूल के अंदर क्या होता है कि जो व्हील ऑर्गन होते हैं उसके ऊपर भी छोटे छोटे सीलिया लगे होते हैं, तो वो भी भोजन को क्या करते हैं, छानते हैं। उसके बाद में जो भोजन है अब वो कहाँ आता है, इस विलम के जो टेंटिकल्स है, व्हीलर टेंटिकल्स है, उनके पास से होते हुए एंटेरोस्टोम में प्रवेश करता है। अब विलम जो होती है उसके अंदर टेंटिकल्स लगे होते हैं, तो विलम के ऊपर भी क्या होते हैं कि सीलिया लगे होते हैं, सेंसरी पेपिल लगे होते हैं। तो सीलिया भोजन को छानेंगे भी और साथ में जो सेंसरी पेपिल है वो भोजन की रासायनिक जांच भी करते हैं। फिर यदि इसको लगता है कि ये जल अयोग्य है तो इसको यहीं से रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब यदि जल लेने योग्य है, उसमें भोज्य पदार्थ लेने योग्य है, तो उनको इस एंटेरोस्टोम की सहायता से कहाँ खिसका दिया जाता है, आगे फेरिंक्स की ओर खिसका दिया जाता है। अब देखिएगा कि फेरिंक्स की ओर आ गया। अब उसके बाद में क्या होता है कि फेरिंक्स में जैसे ही भोजन आता है तो फेरिंक्स में आपको बताया हुआ था कि सीलिया होते हैं। फेरिंक्स में क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। और जो सीलिया होते हैं, अपने थोड़ा सा यदि इसको डायग्राम बना कर डिस्कस करें इस प्रकार से, इस तरह से होता है ये पार्टीशन। थोड़ा सा यूँ डिस्कस करें, जैसे ये मेटाप्लूरल फोल्ड है, फोल्ड है, ये एट्रियल कैविटी होती है। ये क्या होती है, एट्रियल कैविटी। और यहाँ पर ये क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। सीलिया क्या, ये गिल स्लिट्स होते हैं, गिल स्लिट्स। ये गिल बार होती है, गिल बार या ब्रैंकियल लेमिली जिसको कहते हैं। इसके यहाँ इस और दोनों तरफ सीलिया लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, सीलिया लगे होते हैं इस प्रकार से। ये एंडोस्टाइल होती है, ये क्या होती है, एंडोस्टाइल। और यहाँ पर एक ये ग्रुप आ जाता है, इसको कहते हैं एपिफेरेंजियल ग्रुप। एपिफेरेंजियल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होती है किसकी, और ये फेरिंक्स होती है। ये क्या होती है, फेरिंक्स होती है। इन इसका हमने टीएस काट लिया इस एरिया का, क्या लिया है, अनुप्रस्थ काट। तो ये फेरिंक्स आ गई, ये गिल स्लिट्स आ गए, और ये बीच वाला भाग क्या कहलाता है, गिल बार आती है। इसके दोनों तरफ क्या लगे थे, सीलिया की कतारें लगी होती है गिल बार के दोनों तरफ। और ये एंडोस्टाइल आ गई, ये क्या एपिफेरेंजियल ग्रुप आ गई इसके सेक्शन, और ये एट्रियल कैविटी आ गई। अब देखिएगा क्या होता है कि अब जैसे ही जल फेरिंक्स में आता है, तो फेरिंक्स में जैसे ही आता है तो जल जो है वो यहाँ अपने मान लें यहाँ आ गया, यहाँ से होते हुए गिल स्लिट्स में आएगा, और गिल स्लिट्स से होते हुए कहाँ आता है, ये एट्रियल कैविटी में आ जाता है। जल एट्रियल कैविटी में बाहर निकलेगा। अब एट्रियल कैविटी में जैसे जल बाहर निकलता है तो उस दौरान क्या होता है कि जो यहाँ पर ये सीलिएटेड होता है गिल बार मैंने बताया था क्या होता है कि जो फेरिंक्स की दीवार है उसको गिल बार कहा जाता है। और गिल बार जो है इसके दोनों तरफ सीलिया लगे होते हैं। तो जैसे जल फेरिंक्स से एट्रियल कैविटी में आता है तो उसको छान लिया जाता है। छानने का मतलब ये हुआ कि जो भोज्य पदार्थ है वो तो यहीं रह जाएंगे, वो तो यहीं रह जाएंगे, यहाँ रह गए, यहाँ रह गए इस तरह से। और जो जल है वो कहाँ आएगा, एट्रियल कैविटी में आ जाता है। यानी एट्रियल कैविटी का मतलब इस एरिया के अंदर आ गया। अब जल यहाँ आ गया, वो जल तो जो क्या है, वाटर तो जो है वो इस एट्रियल पोर से होते हुए शरीर से क्या है, बाहर आ जाता है। ये क्या है, वाटर, ये क्या है, वाटर। तो वाटर तो एट्रियल पोर से होते हुए शरीर से क्या आ जाएगा, बाहर। अब अंदर क्या रह गया, भोजन के कण रह गए। अब भोजन के कण पूरी फेरिंक्स के अंदर, क्योंकि अंदर से फेरिंक्स से खोखली संरचना होती है, तो पूरी फेरिंक्स के अंदर क्या है, जगह जगह चिपक जाते हैं भोजन के कण। अब उस समय सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, एंडोस्टाइल का, एपिफेरेंजियल ग्रुप का और पेरिफेरेंजियल बैंड का। अब होता क्या देखिएगा कि एंडोस्टाइल जो होती है वो यहाँ फर्श में पाई जाती है, मैंने बताया था फर्श में पाई जाती है, और जो कि वर्टिब्रेट की थायराइड ग्लैंड के समजात अंग होता है। उसके बाद में ये जो एपिफेरेंजियल ग्रुव है ये कहाँ पाई जाती है, ये इसके छत्र में पाई जाती है। अब एंडोस्टाइल और एपिफेरेंजियल ग्रुव क्या एक्चुअल में ये कोई विशेष चीज़ नहीं है, ये विशेष ऑर्गन नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर क्या होता है कि सीलिया की कतारें पाई जाती है और साथ में म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है। तो सीलिया की कतार और जो म्यूकस ग्लैंड है वो क्या करती है कि
म्यूकस ग्लैंड क्या करेगी, यहाँ जो म्यूकस ग्लैंड मौजूद होती है इस जगह और इस जगह। तो सबसे पहले तो एंडोस्टाइल की कहानी शुरू होती है। एंडोस्टाइल की क्या करते हैं, म्यूकस ग्लैंड जो है वो जो भोजन के कण जो फर्श पर पड़े हैं उन भोजन के कणों को जो म्यूकस ग्लैंड की जो म्यूकस है वो चिपका लेती है, और चिपकाने से गठरनुमा संरचनाएं बन जाती है। इस प्रकार से क्या बन जाती है, यूँ गठरनुमा संरचना, क्योंकि भोजन के कण म्यूकस के कण चिपकेंगे, चिपकने से क्या गठरनुमा संरचनाएं इस प्रकार बन जाएंगी। बनने के बाद में ये सीलिया के अंदर मूवमेंट होता है। ये सीलिया क्या करते हैं कि खिसका देते हैं किधर, एपिफेरेंजियल ग्रूव की ओर। एपिफेरेंजियल ग्रूव की ओर खिसका दिया। अच्छा, साथ में क्या होता है कि पेरीफेरेंजियल बैंड इस एरिया के अंदर पाया जाता है। पेरीफेरेंजियल बैंड के अंदर भी पेरीफेरेंजियल ग्रूव होती है, और उस ग्रूव के अंदर भी क्या लगे होते हैं, सीलिया लगे होते हैं। वो सीलिया भी क्या करते हैं, जो भोजन यहाँ चिपका हुआ है उसको क्या करते हैं, गट्ठर के रूप में एपिफेरेंजियल ग्रूव की ओर खिसका देते हैं। यानी कि यहाँ जो भोजन के कण हैं उनको तो एंडोस्टाइल, यानी एंडोस्टाइल यही तो एरिया है, फर्श छत वाला फर्श वाला भाग। फेरिंक्स फर्श क्या कहलाता है, एंडोस्टेल, जिसमें म्यूकस ग्लैंड और सीलिया लगे होते हैं। और एपिफेरेंजियल जो पेरीफेरेंजियल बैंड होते हैं इसके अंदर भी क्या लगे होते हैं, सीलिया। तो यहाँ के सीलिया और यहाँ के सीलिया क्या करते हैं, भोजन का गट्ठर बना करके, और कारण म्यूकस ग्लैंड के कारण गट्ठर को क्या करते हैं, ऊपर की ओर खिसका देते हैं। कहाँ पर, एपिफेरेंजियल ग्रुप की ओर। एपिफेरेंजियल ग्रुप के अंदर भी क्या सीलिया लगे होते हैं और म्यूकस ग्लैंड होती है। वो सीलिया जो है एपिफेरेंजियल ग्रुप वाले, वो उस भोजन को कहाँ खिसका देते हैं, आगे ओइसोफेगस के अंदर। ये भाग कौन सा होता है, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस के अंदर आ गया। ओइसोफेगस आगे फिर किस में खुलती है, इंटेस्टाइन में। तो ये एरिया फिर आगे क्या है, इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इंटेस्टाइन को दो भाग में बांटा गया है, दो के हम तीन भाग कह सकते हैं, मिडगट के अंदर, हिंडगट के अंदर और रेक्टम के अंदर, यानी मध्यांतर, पश्चांतर और अपने कह सकते हैं मलाशय, तीन भागों में बांटा गया है। तो ये भाग फिर ओइसोफेगस छोटा सा भाग होता है, आगे फेरिंक्स होती है और पीछे आंत्र होती है। और ये भाग कौन सा होता है, मिडगट होता है, ये हिंडगट होता है, ये रेक्टम होता है, और ये आगे क्या है, एनस होता है। इस प्रकार से ये आंत्र के भाग होते हैं। अब देखिएगा क्या होता है कि भोजन को, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एंडोस्टाइल का क्या काम है। उसके अलावा जो अपने एपिफेरेंजियल ग्रुप है उसका क्या काम है, पेरीफेरेंजियल बैंड है उसका क्या काम है। तीनों जगह सीलिया लगे होते हैं, म्यूकस ग्लैंड होती है, जो म्यूकस ग्लैंड भोजन का गट्ठर बनाती है और बना करके एपिफेरेंजियल ग्रुप के सीलिया की ओर भेज देती है। एपिफेरेंजियल सीलिया जो है इधर की ओर मूवमेंट करेंगे तो भोजन इधर खिसक गए, ओइसोफेगस से मिडगट के अंदर आ जाता है। अब मिडगट के अंदर आपको बताया था कि जहाँ पर मिडगट और ओइसोफेगस एक दूसरे से जुड़ी होती है वहाँ पर केवल राइट एंड में, यानी दाईं साइड के अंदर एक थैलेनुमा संरचना होती है। उस थैलेनुमा संरचना का अधिकतर भाग जो है वो फेरिंक्स की ओर ही होता है, यानी ये शिराबंद होता है, जिसको मिडगट डाइवर्टिकुलम यानी मध्यांतर अंधनाल बोलते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं मध्यांतर अंधनाल। और अंधनाल का मतलब ये होता है जिसका एक शिरा बंद और एक शिरा क्या हो, खुला हो। तो इसका ये शिरा बंद रहता है जो फेरिंक्स की ओर होता है, या यूँ कह सकते हैं कि ये मध्यांतर अंधनाल एक थैलेनुमा संरचना होती है और ये मिडगट से जुड़ी रहती है। और इसका एक शिरा मिडगट में खुलता है, दूसरा शिरा जो है वो फेरिंक्स की ओर होता है, जो क्या होता है, बंद होता है। अब क्या होगा देखिएगा कि अब जैसे ही भोजन गट्ठर के रूप में यहाँ आया तो जहाँ पर मिडगेट के जस्ट पास में ये मध्यांतर अंधनाल पाई जाती है वहाँ पर एक लेटरल सीलियरी ट्रैक होता है, लिखा ना हमने, पार्श्व सीलियरी ट्रैक, यानी पार्श्व पक्षमाभ पाए जाते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये भी दाईं साइड में होते हैं केवल, क्योंकि यहाँ जो भोजन आ रहा है गट्ठर के रूप में, उस गट्ठर के भोजन, जो भोजन रूपी गट्ठर है उसको कहाँ भेजना है अपने, कोई भी अब इस मिडगट डाइवर्टिकुलम भेजना। इसका मतलब ये सीलिया भी दाईं साइड में होती हैं, मध्यांतर के दीवार के अंदर की ओर दाईं साइड में सीलिया का एक कतार पाई जाती है जिसको लेटरल सीलियरी ट्रैक कहते हैं, मिडगट कहते हैं। तो अब क्या होगा, ये सीलिया मूवमेंट करेंगे तो जो भोजन का गट्ठर आ रहा है उसको कहाँ खिसकाया जाएगा, इस मिडगट डाइवर्टिकुलम में खिसका दिया जाएगा। मिडगट डाइवर्टिकुलम में जाइमोजन सेल्स होती हैं और जाइमोजन सेल्स क्या करती है, भोजन का पाचन शुरू कर देती है, क्योंकि ये लीवर की तरह भी काम करता है। मिडगट डाइवर्टिकुलम इसकी पाचक ग्रंथि होती है जो कि लीवर की तरह काम करती है। अब यहाँ भोजन का पाचन शुरू होगा, यहाँ पर सीलिया पाए जाते हैं। वो सीलिया क्या करते हैं, भोजन को यहाँ घुमाएंगे और घुमाते घुमाते उस सीलिया जो है भोजन को वापस कहाँ ले आते हैं, मिडगट के अंदर। मिडगट के अंदर जैसे ही भोजन आता है तो यहाँ पर मिडगट के अंदर फिर पार्श्व में सीलिया पाई जाती है जिनको इलियोकोइलिक सीलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलियोकोइलिक सीलिया की कतारें पाई जाती है। इलियोकोइलिक सीलिया क्या करते हैं, मध्यांतर को अंदर भोजन को बार बार गोलाकार घुमाते हैं। क्या करते हैं, बार बार गोलाकार घुमाते हैं, राउंड शेप में रोटेट करते हैं। तो भोजन बार बार यहीं पर घूमेगा बार बार, तो बार बार जब घूमेगा तो इसका मतलब भोजन काफ़ी लंबे समय यहाँ रुका रहेगा, और काफ़ी लंबे समय अगर रुका रहता है तो जिससे क्या होता है कि मध्यांतर के जो पाचक एंजाइम है भोजन का पाचन क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक ऐसा कोऑर्डिनेट एनिमल है जिसके अंदर
अंतःकोशिकीय और बाह्य कोशिकीय दोनों प्रकार का पाचन इसमें पाया जाता है। इन दोनों प्रकार का पाचन इसमें पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वैसे कोर्डेट के अंदर कौन सा पाचन होता है, बाह्य कोशिकीय होता है, परंतु इसके अंदर अंतःकोशिकीय भी पाया जाता है। और जो कहाँ पर होता है, इसके मिडगल डाइवर्टिकुलम और इसकी इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो अब भोजन जो है, अब देखिएगा दो सीलिया की ये पूछा जाता है कि कितने सीलिया के ट्रैक पाए जाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक तो लेटरल सीलिया जो भोजन को कहाँ भेजते हैं, मिडगट से कहाँ भेजते हैं, मिडगट डाइवर्टिकुलम में। और ये जो इलियोकोइलिक सीलिया ये क्या करते हैं, जो भोजन मिडगट डाइवर्टिकुलम से आया हुआ है उसको यहाँ पर ये गोलाकार या राउंड शेप में घुमाते रहते हैं ताकि भोजन लंबे समय यहाँ करे और साथ में भोजन का पाचन हो जाए, साथ में भोजन का मिडगट के अंदर क्या हो जाए, अवशोषण। अब जो बचा हुआ भोजन है वो कहाँ पर आता है, हिंडगट के अंदर। हिंडगट के अंदर भी भोजन का थोड़ी बहुत मात्रा में पाचन होता है और अवशोषण पूर्ण होता है। अवशोषण होने के बाद में अब जो भोजन अपचित बचता है वो रेक्टम यानी मलाशय में आता है और मलाशय से होते हुए एनएस से होते हुए जो कि क्वाड्रल फिन जो होता है, इसका क्वाड्रल फिन के पास जो है एनएस खुलते हैं, एनएस शरीर से क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। अब स्टूडेंट इसके अंदर देखिएगा एट्रियल पोर अलग खुलता है और क्वाड्रल फिन अलग खुलता है। दोनों फिन क्या, एट्रियल पोर और एनएस दोनों क्या खुलते हैं, अलग अलग खुलते हैं। जबकि हर्डवानिया के अंदर क्या है, एट्रियल कैविटी से जो एट्रियल पोर से जो जल बाहर निकल रहा था उसी के साथ अपचित भोजन भी निकल रहा था, परंतु इसके अंदर एनएस क्या है, क्वाड्रल फिन के पास खुलती है और ये एट्रियल पोर जो है वो वेंट्रल फिन के ठीक नज़दीक में वेंट्रल पोजीशन पर खुलता है। तो यहाँ से तो केवल जल निकलता है बाहर और यहाँ से क्या निकलता है, अपचित भोजन। अब देखिए ये तो इसका पाचन का सिस्टम हो गया। अब इसको एक बार आउटलाइन से बताता हूँ। भोजन माउथ से प्रवेश करेगा, करने के बाद में वेस्टिब्यूल में आएगा, वेस्टिब्यूल से एंटेरोस्टोम से होते हुए फेरिंक्स में आएगा, फेरिंक्स से सीलिया जो है एपिफेरेंजियल ग्रुप की ओर भेज देंगे, चाहे वो एंडोस्टाइल के हो चाहे वो पेरीफेरेंजियल बैंड के हो। फिर कहाँ आते हैं, एपिफेरेंजियल से ओइसोफेगस में, ओइसोफेगस से फिर कहाँ आता है, मिडगट में, मिडगट से फिर कहाँ आता है, मिडगट डाइवर्टिकुलम में, मिडगट डाइवर्टिकुलम से वापस भोजन मिडगट में आता है। इसमें कौन सहयोग करते हैं, इसके सीलिया की जो कतारें होती है, इलियोकोइलिक सीलिया और लेटरल सीलियर ट्रैक है वो मदद करते हैं। उसके बाद मिडगट में पाचन होगा और मिडगट डाइवर्टिकुलम में पाचन होगा। उसके बाद में थोड़ा बहुत पाचन जो है हिंडगट में होता है। हिंडगट से फिर अपचित जो पचित भोजन है उसका अवशोषण हो जाएगा पूर्ण। अपचित भोजन को रेक्टम में भेजा जाता है, रेक्टम से फिर अपचित भोजन को एनएस शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये इसका क्या रहता है, सिस्टम रहता है स्टूडेंट किसका, भोजन के पाचन का फिजियोलॉजी जो अपने बात करें तो। और पाचन कैसा होता है, इसमें बाह्य कोशिकीय और अंतःकोशिकीय दोनों प्रकार का पाचन इसके अंदर पाया जाता है। अब मैं थोड़ी सी बातें आपको और बता देता हूँ कि जो अब जल अंदर कितना जाना है उसको कौन तय करता है, ये विल्लम का ये जो एंटेरोस्टोम है ये तय करता है। क्योंकि विल्लम का जो एंटेरोस्टोम है इसके चारों ओर मैंने बताया था मसल्स पाई जाती है जिनको हम स्फिंक्टर या अवरोधनी कहते हैं। तो जिससे क्या होता है, समय समय पर इसका व्यास कम या ज़्यादा होता रहता है। व्यास क्या होता रहता है, कम या ज़्यादा। जैसे अगर जल अंदर ज़्यादा है तो इसका व्यास कम हो जाएगा, तो जिससे जो अंदर जल जा रहा है आ रहा है वो क्या हो जाता है, कम प्रवेश करता है। और यदि अंदर जल कम है तो ये व्यास ज़्यादा हो जाता है एंटेरोस्टोम का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जल जा पाए। एक तो इसका ये है। दूसरा क्या है, इसके अंदर एक हेड सैक गर्त पाया जाता है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, हेड सैक गर्त। हेडसेक पिट पाया जाता है। हेडसेक पिट जो होता है उसके अंदर मैंने बताया था म्यूकस का क्या होता है, स्त्राव होता है, यानी म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है या श्लेष्मा का स्त्राव करने वाली श्लेष्मी ग्रंथि पाई जाती है। अब कई बार क्या होता है कि जो भोजन जल यहाँ अंदर आया, अब जल अंदर आने से क्या होता है कि भोजन के कण चारों तरफ फैल जाते हैं। तो क्या होता है कि जो ये विल्लम के सीलिया हैं चाहे विलोरगन के सीलिया, ये क्या करते हैं उस भोजन को कहाँ खिसका देते हैं, हेडसेक पिट की ओर सरका देते हैं या खिसका देते हैं। हेडसेक पिट के अंदर म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है, वो उन भोजन को क्या करती है, आपस में एक तरह से चिपका कर गठर बना देती है। वो जो भोजन चिपका हुआ है उसको फिर कहाँ किया जाता है, ये विलोरगन कहाँ खिसका देता है, या विलर टेंटिकल में खिसका देते हैं इसे एंटेरोस्टोम के। यानी जो भोजन वेस्टिब्यूल या बक्कल कैविटी के अंदर भी चारों तरफ बिखर जाता है, उस भोजन को हेडसेक गर्त के जो म्यूकस ग्लैंड के जो म्यूकस है वो चिपका करके व्हील ऑर्गन के सीलिया और विलर टेंटिकल की सहायता से एंटेरोस्टोम की ओर खिसका देती है। अब देखिएगा कई बार क्या होता है इसमें कि जैसे जो जंतु है अब ये जल लेता है तो जल को प्रवेश करवा रहा है, तो जल के साथ साथ कई बार क्या होता है कि इसके अंदर ये कह सकते हैं कि मिट्टी के कण हैं या कई अनुपयोगी कण हैं वो भी साथ में क्या है आ जाते हैं। अब वो साथ आ जाएंगे तो उसका क्या होगा, तो देखिएगा कि जैसे जल अंदर आया तो जल के साथ क्या होता है कि मिट्टी के कण हैं या अन्य कोई अनुपयोगी कण हैं वो क्या होते हैं, जैसे व्हील ऑर्गन के जो ये टेंटिकल्स हैं इनसे चिपक जाते हैं। उसके अलावा जो अपने विल्लम के टेंटिकल हैं इनसे चिपक जाते हैं या बक्कल कैविटी में कहीं चिपक जाते हैं मान लें अपने, तो उनको रिजेक्ट करना होता है, उनको बाहर निकालना होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि जल को
फोर्सफुली बाहर निकालना होगा यहीं से, जल को फोर्सफुली यानी दाब के साथ जल्दी से बाहर निकाला जाता है। तो उसके लिए क्या होता है इसमें कि ये जो एट्रियोपोर को क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। एट्रियोपोर को क्या किया जाता है, पेशियों की सहायता से बंद कर दिया जाता है। अब बंद करने के बाद में क्या होता है कि जो फेरिंक्स का जो और एट्रियल कैविटी की जो मसल्स हैं, एट्रियल कैविटी की जो मसल्स होती हैं, उस एट्रियल कैविटी के मसल्स में क्या होता है, दाब उत्पन्न होता है। दबाव उत्पन्न होगा तो जिससे जो जल स्लिट से बाहर आ रहा है, फेरिंक्स से होते हुए एट्रियल कैविटी में आ रहा है, वो जल वापस नहीं निकलता है। यानी जो जल देखिएगा यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो अब क्या होगा कि इसकी मसल्स में क्या हुआ, दबाव उत्पन्न हुआ। दबाव उत्पन्न होने से जो जल यहाँ आ रहा था वो वापस अंदर जाने लगता है। अब अंदर जब जाएगा तो वापस फेरिंक्स में आ गया। अब फेरिंक्स की दीवार में भी संकुंचन होगा तो जल को क्या किया जाता है कि तेजी से यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, तेजी से यहीं से बाहर निकाला जाएगा। तो जिससे क्या होगा, जो मिट्टी के कण कहीं भी चिपके हुए हैं, चाहे वो बक्कल कैविटी में, चाहे व्हील ऑर्गन के टेंटिकल से, चाहे विलम टेंटिकल से चिपके हुए हैं, वो सारे के सारे जो कण हैं वो क्या होते हैं, उस जल के साथ मिल करके या जल के साथ घुल करके या जल के अंदर डल करके कहाँ चले जाते हैं, इस बक्कल कैविटी से होते हुए माउथ से शरीर से क्या निकाल दिए जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसको इसका रिजेक्शन ट्रैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, इसका रिजेक्शन ट्रैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, इसका रिजेक्शन ट्रैक कहा जाता है। या यूँ कह सकते हैं कि ऐसा ट्रैक होता है, ऐसा पथ होता है जहाँ से अनुपयोगी कणों को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो इसके अंदर एट्रियोपोर, एट्रियल कैविटी, फेरिंक्स की क्या है भूमिका होती है। तो ये इसका क्या है, पूरा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इसके अंदर जो है इसका डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो ये इसका पूरा सिस्टम है। और ये मैंने टीएस सेक्शन के अंदर किस प्रकार से गिल स्लिट्स और एट्रियल कैविटी पाई जाती है इसका आपने थोड़ा सा ब्यौरा बता दिया। गिल बार क्या है, गिल स्लिट क्या है, एट्रियल कैविटी की क्या पोजीशन होती है। एट्रियल कैविटी फेरिंक्स के होती है चारों तरफ, तो हम नहीं कह सकते, ये केवल इसकी वेंट्रल सतह पे और लेटरल पोजीशन पर पाई जाती है, यानी पार्श्व सतह पर और अधर सतह पर पाई जाती है। यानी यहाँ होगी और यहाँ होगी। ऊपर सिलोमिक कैविटी आ जाती है। ऊपर कौन सी कैविटी आ जाती है, यहाँ पर पृष्ठ सतह पर सिलोमिक कैविटी। तो इस एरिया के अंदर केवल और इस एरिया के अंदर ही केवल क्या पाई जाती है, एट्रियल कैविटी पाई जाती है। एट्रियल कैविटी का अंतिम छिद्र कौन सा होता है, एट्रियोपोर होता है। तो ये स्टूडेंट इसका क्या है, पाचन तंत्र है। अब हम इसके बात करेंगे थोड़ी सी जो डिस्कस करने वाला टॉपिक है इसका फेरिंक्स, क्योंकि फेरिंक्स की यदि हम बात करें फेरिंक्स की थोड़ी सी बात करना यहाँ ज़रूरी है कि फेरिंक्स दो काम कर रही है। एक तो डाइजेशन का, एक तो किसका काम कर रही है, डाइजेशन का। एक किसका कर रही है, रेस्पायरेशन का। किसका कर रही है, रेस्पायरेशन का। डाइजेशन और रेस्पायरेशन दोनों का काम कौन करती है इसकी, ये ब्रैंकियल सैक भी कह सकते हैं या फेरिंक्स भी इसमें कह सकते हैं। अब थोड़ा सा यदि हम बात करें इसके फेरिंक्स की, तो फेरिंक्स की जो है बात करें तो इसके अंदर जैसे अभी मैंने डायग्राम बनाया इस प्रकार से, इस तरह से मैंने अभी डायग्राम बनाया था। ये सिस्टम होता है इसके अंदर देखिएगा। तो ये एपिफेरेंजियल ग्रुप थी, अभी अपने बात करी, ये एंडोस्टाइल थी, ठीक है। ये फेरिंक्स की दीवार होती है। तो फेरिंक्स की दीवार में ध्यान से देखिएगा, ये गिल स्लिट्स होते हैं। क्या होते हैं, गिल
स्लिट्स 150 से 200 जोड़ी होती हैं। और ये गिल स्लिट्स हैं, दो गिल स्लिट के बीच का जो ये एरिया होता है इसको कहते हैं गिलबार, गिलबाल या ब्रैंकियल लेमेली, ब्रैंकियल लेमेली, दो नाम है इसके। और इसके ऊपर सीलिया लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं? सीलिया। ये एट्रियल कैविटी होती है। ये क्या होती है? एट्रियल कैविटी। ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स गुरु है। अब देखिएगा एट्रियल कैविटी और फेरिंग्स की दोनों तरफ ही सीलिया लगी होते हैं, दो डबल कतारों के अंदर, किधर गिल बार के दोनों ओर। अपने इसको पूरा सेक्शन में लेंगे बाद में आगे। अब होता क्या, यहाँ जो जल आता है, अब जो जल यहाँ से यहाँ निकलेगा इसमें एट्रियल कैविटी में जब आता है। अब आपको भी पता है कि जो जल मुख से आ रहा है उसके अंदर क्या होगा? भोज्य पदार्थ होंगे, क्या होगा? ऑक्सीजन होगी। ये डेफिनेट बात है, ये होंगी। होंगी ये चीज़ें। तो जो जल फेरिंक्स बक्कल मुख में आया, मुख से बक्कल कैविटी में आया, बक्कल कैविटी से विलर के एंटेरोस्टोम से होते हुए फेरिंक्स में आता है। तो फेरिंक्स में जब आता है तो उस जल के अंदर ऑक्सीजन भी और भोज्य पदार्थ भी है। तो भोज्य पदार्थ तो यहाँ अंदर रह गए। अब जो जल यहाँ से इन गिल स्लिट से होते हुए फेरिंक्स से एट्रियल कैविटी में जब आता है तो इस गिल बार की दीवारों के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। उन ब्लड वेसल्स के अंदर CO2 होती है और जो जल यहाँ से बाहर निकल रहा है उसके अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। तो विसरण के नियम के द्वारा क्या होता है कि जो ये ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या करते हैं? जल में से ऑक्सीजन तो ले लेके बदले में ऑक्सीजन में क्या जल में क्या छोड़ देती है? CO2। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो फेरिंक्स है वो डाइजेशन का काम भी कर रही है और साथ में क्या कर रही है? रेस्पिरेशन का भी काम कर रही है। क्यों? क्योंकि जो जल फेरिंक्स से एट्रियल कैविटी में जब जाता है गिल स्लिट से होते हुए तो उस समय गिल बार की दीवारों के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ऑक्सीजन ले लेती है और बदले में उस जल में क्या छोड़ देती है? CO2। और वो जल अब जो है CO2 युक्त जो होता है वो क्या होता है? एट्रियल कैविटी में जाता है। एट्रियल कैविटी में एट्रियल पोर्स से होते हुए शरीर से क्या निकल जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये इसका जो फेरिंक्स वाला जो सिस्टम है ये रेस्पिरेशन में भी क्या करता है? सहायता करता है। अब देखिएगा स्टूडेंट, अब अपने जो नेक्स्ट एक डायग्राम देखेंगे, इसके अंदर क्या होता है कि दो प्रकार के गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। प्राइमरी गिल स्लिट्स, प्राइमरी जो गिल बार की यदि हम बात करें, प्राइमरी गिल बार और सेकेंडरी गिल बार, सेकेंडरी गिल बार। अब गिल बार के आपको पता लग गया होगा कि गिल बार का मतलब क्या होता है कि जो फेरिंक्स की जो दीवार है गिल स्लिट्स के बीच बीच में वो क्या कहलाती है? गिल बार कहलाती है। ये आपको पता लगे, जिसको ब्रैंकियल लेमेली भी कहा जाता है। और जो प्राइमरी और द्वितीय जो दो प्रकार के जो गिल बार होते हैं, प्राइमरी गिल बार और सेकेंडरी गिल बार, ये क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा सा आउटलाइन बता देता हूँ। उसको स्ट्रक्चर से या डायग्राम से देखें। प्राइमरी गिल बार जो सबसे पहले इसके अंदर बनने वाली जो दीवार होती है, दीवार के अंदर पाई जाने वाली जो छड़ होती है इसको प्राइमरी गिल रोड कह जाते हैं। प्राइमरी गिल रोड, यानी प्राइमरी गिल बार के अंदर एक जिलेटिन की बनी हुई स्केलेटल रोड पाई जाती है जिसको प्राइमरी गिल रोड कहा जाता है। इसी प्रकार सेकेंडरी गिल बार के अंदर कौन सी रोड होती है? सेकेंडरी गिल रोड। ये अपने डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में आगे। प्राइमरी गिल बार सबसे पहले बनता है और उसमें प्राइमरी गिल रोड पाई जाती है। उसके बाद में प्राइमरी गिल बार जो होता है वो जीविका की तरह होता है। उसके अंदर जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसके अंदर डिवाइडेशन होने लगता है पृष्ठ सतह से, जिसके कारण क्या होता है कि प्राइमरी गिल बार कितने भागों में डिवाइड हो जाता है? दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जिससे बनने वाली गिल बार क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी गिल बार, जिनको अपने आगे डिटेल में देखेंगे। और प्राइमरी गिल बार के बीच में जो स्लिट्स पाए जाते हैं उन्हें प्राइमरी गिल स्लिट्स कहते हैं और जो सेकेंडरी गिल बार के बीच में स्लिट्स पाए जाते हैं उन्हें सेकेंडरी गिल स्लिट्स से कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये अपने फेरिंक्स की जो दीवार की संरचना है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। थैंक यू।